इस वीडियो में हम बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, चार्ट्स और वो डायग्राम जो बोर्ड एग्जाम में अब तक नहीं पूछी गई है, इस बार एग्जाम में आ सकती है, उसे कवर किया है। तो एक बार इसे जरूर रिवाइज कर लेना। साथ में मैंने लास्ट 10 ईयर्स के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम PYQ आए हैं उसे भी कवर किया है एक वीडियो में। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स की। लास्ट ईयर भी यहाँ से MCQ पूछा गया था, काफी ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आपको प्लांट दिया होगा, उसका एंसेस्टर बताना है, या तो आपको पूछा जा सकता है कि आपको सीक्वेंस बताना है कि पहले कौन से प्लांट आए थे, बाद में कौन से प्लांट आए थे। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। सबसे पहले जो क्लोरोफाइट एंसेस्टर थे वहां से इवॉल्व हुए थे ब्रायोफाइट्स। जो क्लोरोफाइट थे यहां से इवॉल्व हुए थे ट्रैक्योफाइट्स इंसेस्टर भी, और यहां से इवॉल्व हुआ था ज़ोस्टेरोफाइलम, और यहां से हुआ था आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स। यहां से इवॉल्व हुए थे हर्बेशियस लाइकोपॉड्स। उसके बाद जो ट्रैक्योफाइट्स थे यहां से इवॉल्व हुए थे राइनिया टाइप प्लांट। यहां से इवॉल्व हुआ था साइलोफाइटॉन। जो साइलोफाइटॉन था इससे सबसे पहले इवॉल्व हुआ था स्फिनोफिसिड्स, जिसे हम हॉर्स टेल भी कहते हैं। उसके बाद इवॉल्व हुआ था फर्न्स, उसके बाद गिंगोस, उसके बाद कॉर्निफर्स और उसके बाद नीटेल्स। उसके बाद जो साइलोफाइटॉन है उससे इवॉल्व हुआ था प्रोजिम्नोस्पर्म, इससे बने थे सीड फर्म। सीड फर्म से इवॉल्व हुआ था साइकैड्स और इससे इवॉल्व हुआ था एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म था वहां पे सबसे पहले डाइकॉट आए थे प्लांट, उसके बाद मोनोकॉट प्लांट आए थे। सिमिलरली एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट से भी क्वेश्चन आ सकता है। एंसेस्टर पूछ सकते हैं, नहीं तो पूछ सकते हैं कि पहले कौन आया था वर्टिब्रेट, बाद में कौन आया। सबसे पहले अर्ली रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए थे सोरॉप्सिड्स एंड साइनैप्सिड्स। सोरॉप्सिड्स से इवॉल्व हुआ था सबसे पहले टर्टल, उसके बाद लिजर्ड, उसके बाद स्नेक और उसके बाद ट्वाटारस। उसके बाद सोरॉप्सिड से इवॉल्व हुआ था थीकोडॉन्ट, इससे इवॉल्व हुआ था सबसे पहले क्रोकोडाइल, फिर इवॉल्व हुआ डायनासोर और उसके बाद इवॉल्व हुए थे बर्ड। अगर हम बात करें साइनैप्सिड से, इससे इवॉल्व हुआ था पिलाइकोसौर, इससे इवॉल्व हुआ था थेराप्सिड और इससे इवॉल्व हुए थे मैमल्स। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। तो याद रखना जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं ये अडैप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इंसेस्टर स्पीशीज है वो डिफरेंट एरिया में जाके इवॉल्व करके डिफरेंट स्पीशीज बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट हैबिटेट, तो उसे अडैप्टिव रेडिएशन कहते हैं। सिमिलरली ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ने भी अडैप्टिव रेडिएशन शो किया। बट जो इनके स्पीशीज हैं जब वो एक ही एरिया में रहते हैं, इन्होंने डिफरेंट अडैप्टिव रेडिएशन शो किया, इन्होंने डिफरेंट अडैप्टिव रेडिएशन शो किया। बट इनकी जो स्पीशीज है, जैसे यहाँ पे मोल है, यहाँ पे मार्सुपियल मोल है, ये दोनों एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इन दोनों के बीच में ना कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे मोल था, यहाँ पे मार्सुपियल मोल था, यहाँ पे एंट ईटर था, यहाँ पे नम्बैट था, यहाँ पे माउस था, यहाँ पे मार्सुपियल माउस था, यहाँ पे लेमूर था, यहाँ पे स्पॉटेड कस्कस था, यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वल था, यहाँ पे फ्लाइंग फेलेंजर है, यहाँ पे बॉब कैट था, यहाँ पे टास्मेनियन टाइगर कैट है, यहाँ पे वुल्फ है और यहाँ पे टास्मेनियन वुल्फ है। तो इन स्पीशीज के बीच में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन था। नेक्स्ट हम मिलर एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। जो मिलर एक्सपेरिमेंट था इसने बताया जो प्रिमिटिव अर्थ था वहां पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने थे। तो इन्होंने प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन ली थी, तो इन्होंने गैसेस लिया था मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड H2। साथ में इलेक्ट्रोड से ना इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस किया। ये जो इलेक्ट्रिक स्पार्क था इसने सेम फंक्शन किया जैसे लाइटनिंग का होता है, और इसी एनर्जी से जो रिएक्शन है वो हुआ। इन्होंने वाटर भी लिया था एज ए कंडेंसर ताकि ये कूल डाउन करे इसे। इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था अराउंड 7 डेज तक रन किया, और उसके बाद इन्हें वाटर मिला और वाटर में इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले थे। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला जो प्रिमिटिव अर्थ है वहां पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेट। तो हमें नेचुरल सिलेक्शन के डिफरेंट यहाँ पे ग्राफ दिए, उसके बारे में बताना। सबसे पहला है स्टेबलाइजिंग। सपोज हमारे पास 3 जीनोटाइप है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जो स्टेबलाइजिंग है इसमें जो इंटरमीडिएट जीनोटाइप है ना वो सिलेक्ट होता है, तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो सिलेक्ट होगा। अगर हम डायरेक्शनल की बात करें, या तो एक ग्राफ लेफ्ट साइड में जाएगा या एक्सट्रीम राइट में जाएगा। लेफ्ट का मतलब है कैपिटल टी सिलेक्ट होगा, राइट का मतलब है जो स्मॉल टी है स्मॉल टी सिर्फ सिलेक्ट होगा। तो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं डायरेक्शनल। थर्ड है डिस्ट्रप्टिव ग्राफ। इसमें 2 पीक बनते हैं, एक पीक में कैपिटल टी होगा और दूसरे पीक में स्मॉल टी होगा, और जो इंटरमीडिएट है वो सिलेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह के ग्राफ को हम डिस्ट्रप्टिव ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट हम सिकल सेल एनीमिया की बात करेंगे, उसका ये डायग्राम दिया। जो बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन है, जो नॉर्मल पर्सन है उसमें ये चेन होता है। जो 6th पोजीशन है वहां पे जो mRNA है वो GAG होता है और वो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। वेयर सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन
म्यूटेशन होता है, ए की जगह यू आ जाता है। तो 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है और यहाँ पे म्यूटेशन होता है और पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। तो आपको स्ट्रक्चर दे सकते हैं, पूछ सकते हैं ये कौन सा ड्रग है। तो ये मॉर्फिन है और जो मॉर्फिन है ये एक्सट्रैक्ट होता है लेटेक्स ऑफ ओपियम पॉपी, ये प्लांट होता है जिसे हम पेपेवर सोमनीफेरम कहते हैं। और याद रखना जब एसिटाइलेशन होता है ना मॉर्फिन का तो उससे हीरोइन बनता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल दिया है। ये जो मॉलिक्यूल होता है ब्रेन के कैनाबिनॉइड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहीं से इनका नाम आया है। और ये नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम कैनबिस सेटाइवा। यहाँ पे लीफ ऑफ कैनबिस सेटाइवा दिया, यहाँ पे फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ दतूरा दिया, जो दतूरा उसकी भी हेलुसिनेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट हमें बायोरिएक्टर दिया। बायोरिएक्टर में हम ऑप्टिमम कंडीशन देते हैं ताकि जो होस्ट सेल है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ग्रो कर पाए और हमें डिजायर प्रोडक्ट मिल पाए। यहाँ पे 2 बायोरिएक्टर हैं। पहला है सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर। यहाँ पे स्टेराइल एयर आता है, एसिड बेस पीएच कंट्रोल होता है, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन होता है, फोम ब्रेकर होता है, फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर होता है जो रोटेशन में हेल्प करता है, एयर को मिक्स करने में हेल्प करता है। और ये है स्पार्ज्ड स्टर टैंक बायोरिएक्टर। यहाँ पे स्पार्ज्ड ट्यूब होता है, एक ट्यूब होता है जहां से एयर पास होता है, उसमें परफोरेशन या होल्स होते हैं। एज ए रिजल्ट इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट डायग्राम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे फॉरेन डीएनए है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे वेक्टर डीएनए प्लास्मिड है। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमें वेक्टर डीएनए में डालना है, तो हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पे डीएनए का सेगमेंट मिलेगा जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है। हम क्या करेंगे, इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, इसके साथ हमें कंबाइन करना है, तो हम लाइगेज एंजाइम यूज करेंगे। ये फॉरेन डीएनए को प्लास्मिड के साथ जोड़ देगा और हमें यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेगा। उसके बाद जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हम ट्रांसफर करते हैं होस्ट सेल में। जो होस्ट सेल हमने यहाँ पे लिया ई कोलाई लिया, और जो होस्ट सेल है जब ये डिवाइड करेगा उसके साथ जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी डिवाइड करता है। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। इस डायग्राम में प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाया है। याद रखना जो प्रो इंसुलिन है इसमें 3 पेप्टाइड की चेन होती है ए बी एंड सी, और जब मैच्योर इंसुलिन बनता है उसमें याद रखना ए और बी जो पेप्टाइड की चेन है उसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, यही मैच्योर इंसुलिन बनाता है। वेराज जो सी पेप्टाइड की चेन है वो फ्री हो जाता है। हमें एज पिरामिड दिया है ह्यूमन पॉपुलेशन का। पहला जो है एक्सपेंडिंग पिरामिड है, इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो ग्रोथ है काफी फास्ट होती है, पॉपुलेशन जल्दी ग्रो करता है। वेराज स्टेबल में जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहता है। वेराज डिक्लाइनिंग में जो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है कम है, यहाँ पे बर्थ रेट कम होता है। एज ए रिजल्ट जो पॉपुलेशन है डिक्रीज होता है। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी एन की बात करें तो नैटिलिटी से ये इंक्रीज होता है, इमिग्रेशन से ये इंक्रीज होता है, मोर्टेलिटी से डिक्रीज होता है, एमिग्रेशन से डिक्रीज होता है। नैटिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ इन ए गिवन पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो इससे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होता है। इमिग्रेशन क्या होता है कि बाहर से जो स्पीशीज के सेम इंडिविजुअल है इस हैबिटेट में आते हैं, तो एज ए रिजल्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होता है। मोर्टेलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ इन ए गिवन पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो इससे पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होता है। और एमिग्रेशन में क्या होता है, यहाँ के जो इंडिविजुअल है इस हैबिटेट को छोड़ के दूसरे हैबिटेट में जाते हैं, तो इससे पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होता है। सपोज n जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है एट टाइम t, तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी t+1 होगा दैट विल बी इक्वल टू, तो n+1 इज इक्वल टू nt, तो हम ऐड करेंगे b+i, तो b+i माइनस करेंगे हम d+e, तो ये फॉर्मूला है। अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के ग्राफ को देखोगे तो 2 ग्राफ यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहले अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेस है तो जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होता है, ये जे शेप कर्व बनता है, इसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं dn/dt इज इक्वल टू rn। r होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज और n क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। वेयरएज नॉर्मली नेचर में जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड होते हैं, तो जो नेचर में नॉर्मली जो कर्व बनता है वह बनता है वर्हल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो यहाँ पे जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है प्रेजेंट है, तो ये एस शेप जो है कर्व होता है। एक पॉइंट आता है के होता है कैरिंग कैपेसिटी, मतलब एक हैबिटेट में लिमिटेड रिसोर्सेस होने की वजह से वो सर्टेन पॉपुलेशन डेंसिटी को ही सपोर्ट कर सकता है, उससे ज्यादा को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो जो पॉपुलेशन है यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n डिवाइड बाय k। यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन दिया, प्लस का मतलब है दोनों स्पीशीज को बेनिफिट मिल रहा है, तो ये म्यूचुअलिज्म में हो रहा है। दोनों को नेगेटिव मतलब दोनों स्पीशीज को हार्म मिल रहा है, कॉम्पिटिशन में हो रहा है। एक को प्लस एक को माइनस
माइनस, इसको बेनिफिट मिल रहा है, इसको हार्म हो रहा है, तो ये प्रीडेशन में होता है। यहाँ पे भी प्लस और माइनस है, ये पैरासिटिज्म में होता है। एक का प्लस है मतलब इसको बेनिफिट मिल रहा है, एक का जीरो, जीरो का मतलब ना इसे बेनिफिट मिल रहा है ना हार्म मिल रहा है, तो ये कमेंसलिज्म है। यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव हार्म हो रहा है, और यहाँ पे जीरो है, तो ये अमेंसलिज्म है। हमें डिकम्पोजिशन साइकिल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दिया, काफी ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑर्गेनिक रिच सॉइल है, इसे प्लांट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, और उसके बाद जब लीफ फॉल होता है तो दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस में जो इंसेक्ट और अदर एनिमल्स हैं इस लीफ को खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट और एनर्जी है फूड वेब में एंटर होता है। बट सेकंड केस में क्या होता है, जो लीफ है इसको डिकम्पोज करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, इसका ब्रेकडाउन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं, और इसमें क्या हो सकता है, लीचिंग हो सकता है। जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो सॉइल में चले जाते हैं, तो लीचिंग हो सकता है। और कुछ ये जो फ्रेगमेंट्स है लीफ के, उसकी फर्दर डिकम्पोजिशन होती है बाय फंगाई एंड बैक्टीरिया, और ये ब्लैक कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस बनाता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। जो ह्यूमस बनता है वो फर्दर डिकम्पोज होता है बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, फंगाई, और यहाँ से मिनरल्स जो है वो रिलीज होते हैं सॉइल में, उसे मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो है ये डिकम्पोजिशन साइकिल है। यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम दिया। जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है ये प्लांट्स होते हैं, इसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं, तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में होते हैं। ग्रास एंड जो ट्री है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है। सेकंड ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवोर आते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। जू प्लैंक्टन जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है। ग्रास ऊपर काउ जो है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कार्निवोर आते हैं, जैसे बर्ड्स, फिशेस, वोल्फ, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं ये। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में टॉप कार्निवोर आते हैं, जैसे मैन एंड लॉइन, ये टर्शी कंज्यूमर होते हैं। नेक्स्ट दिया पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये अपराइट पिरामिड है। प्रोड्यूसर्स का सबसे ज्यादा नंबर है, उससे कम होता है प्राइमरी कंज्यूमर का, उससे कम होता है सेकेंडरी कंज्यूमर का, और सबसे कम होता है टर्शरी कंज्यूमर का। तो ये अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर है। अगर आप पिरामिड ऑफ बायोमास को देखोगे, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पिरामिड है। तो ड्राई वेट लेते हैं बायोमास में केजी पर मीटर स्क्वायर, तो प्रोड्यूसर्स का सबसे ज्यादा वेट है, उससे कम है प्राइमरी कंज्यूमर का, उससे कम है सेकेंडरी कंज्यूमर का, और टर्शरी कंज्यूमर का सबसे कम वेट है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है। तो इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं फाइटोप्लैंक्टन, उनका मास कम होता है, मेरा जो प्राइमरी कंज्यूमर है ज़ूम प्लैंक्टन, उनका मास ज्यादा होता है। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में दिखाई देगा। नेक्स्ट है आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी। सपोज हमें सनलाइट मिल रहा है 1 मिलियन जूल्स, तो याद रखना जो सनलाइट होता है उसका जो 1% है वो प्लांट्स एनर्जी ले पाते हैं। इसका जो 1% एनर्जी होगा वो प्रोड्यूसर लेंगे, इसका 1% होता है 10,000 जूल। उसके बाद सिर्फ जो 10% एनर्जी है वो ट्रांसफर होता है प्राइमरी कंज्यूमर में, तो 1000 जूल जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में, उसका 10% ट्रांसफर होगा सेकेंडरी कंज्यूमर में, 100 जूल जाएगा, और इसका 10% जाएगा टर्शरी कंज्यूमर में, 10 जूल्स जाएगा। तो ये आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी है। हमें यहाँ पे चार्ट दिए और ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के। हमें डिफरेंट यहाँ पे सेगमेंट दिया। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको पूछ सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप क्रस्टेशियन मोलस्क आता है। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा फिशेस हैं, उसके बाद बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, मैमल्स। प्लांट्स में सबसे ज्यादा फंगाई है, यहाँ पे एंजियोस्पर्म दिया है, एल्गी दिया है, ये मॉसिस है, फर्न्स, एलाइस, और यहाँ पे लाइकन्स दिया है। यहाँ पे ग्राफ है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का, स्पीशीज रिचनेस और यहाँ पे एरिया। ये जो कर्व बनता है इसे रिप्रेजेंट करते हैं S = C A⁻Z। S है स्पीशीज रिचनेस, A क्या है, एरिया है। और जब आप इसे लॉग लगाते हो तो फॉर्मूला बनता है log of S = log of C + Z log A। यहाँ पे जो ये Z है ये स्लोप ऑफ द लाइन है, जितना स्टीप स्लोप होता है उतना ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होता है। तो अगर आप नॉर्मल एरिया लेते हो या टेक्सोनॉमिक ग्रुप लेते हो तो Z का वैल्यू अराउंड 0.1 से 0.2 आता है। बट अगर आप पूरा कॉन्टिनेंट लेते हो तो वहां पे ज्यादा स्पीशीज की रिचनेस है, वहां पे जो लाइन है वो ज्यादा स्टीप होता है, और जो Z का वैल्यू है 0.6 से 1.2 आता है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स, डायग्राम एंड ग्राफ। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।